अस्सलामुअलैकुम ज़ोया सिस्टर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मेरा नाम खतीजा है और मैं लाहौर से हूँ। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हम जैसे लोगों की सुनकर हमारी परेशानियों को समझती हैं। आपकी कहानियाँ सुनते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी वो कहानी आप तक पहुँचाऊँ जो मेरे अपने घर में हुई। वो घर जिसमें हम ख्वाब लेकर आए थे और जो हमारे लिए एक ऐसा ख्वाब बन गया जिससे हम जाग ही नहीं पाए। ज़ोया सिस्टर, हम 5 भाई-बहन थे, 3 बहनें और 1 भाई। मैं सबसे छोटी हूँ। हमारा ख़ानदान बिल्कुल साधारण था। अब्बू एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अम्मी घर संभालती थी। हम किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे। वो मकान छोटा था, लेकिन हमारी खुशियाँ बहुत बड़ी थीं। फिर एक दिन अब्बू को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे मिले। उस दिन अब्बू बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, "बस, अब बहुत हुआ किराए का झंझट, अब अपना घर लेंगे।" हम सब बहुत खुश थे। उस रात हम सो नहीं पाए। हम बहनों ने सपने बुनना शुरू कर दिए कि हमारा अपना घर कैसा होगा, कैसे होंगे हमारे कमरे, कैसी होंगी वो दीवारें जो सिर्फ हमारी होंगी। हम नहीं जानते थे कि कुछ दीवारें अपने अंदर ऐसे राज छुपाए होती हैं जिनका पता चलने में देर नहीं लगती, लेकिन उनसे निकलने में उम्र गुजर जाती है। अगले कई हफ्ते हम घर देखते रहे। बहुत से घर देखे। कुछ बहुत महंगे थे, कुछ बहुत छोटे, कुछ ऐसे टूटे-फूटे कि लगता ही नहीं था कि कोई वहां रह सकता है। फिर एक दिन अब्बू ने बताया कि एक घर मिल गया है। कीमत हमारे बजट में थी, जगह अच्छी थी। सामने एक छोटी सी गली और पीछे खुली जगह। अम्मी गईं, देखा और लौटकर बोली, मुझे वो घर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि उस घर में कदम रखते ही उन्हें क्या महसूस हुआ था। शायद उस वक्त उन्होंने खुद भी उन एहसासों को नज़रअंदाज कर दिया था। कागजात तैयार हुए, पेमेंट हुई और वो घर हमारा हो गया। शिफ्टिंग वाला दिन आ गया। सुबह से रौनक थी। नया घर, नई शुरुआत। गाड़ियों में सामान लदा। हम बहनें एक गाड़ी में बैठीं। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा। बड़ी बहन जोया ने कहा, अब मेरा कमरा सबसे बड़ा होगा। हम उसे छेड़ रहे थे। हंसते हंसते हम नए घर के सामने आ खड़े हुए। घर देखते ही सब खामोश हो गए। अब्बू ने पूछा, कैसा लग रहा है? हम सब ने एक साथ कहा, बहुत खूबसूरत। और सच में वो घर खूबसूरत था। सफ़ेद रंग की ताज़ा पेंट, नए दरवाजे, नई खिड़कियां, अंदर एक लंबा रास्ता था। दोनों तरफ कमरे थे और गलियारे के आखिर में सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। हम बहनों ने दौड़ लगा दी। हर किसी को पहले अपना कमरा देखना था। मैं ऊपर गई, वहां 3 कमरे थे, एक बड़ा और 2 छोटे। मैंने छोटे वाले कमरे में झांका और खिड़की से बाहर देखा तो मेरी सांस रुक गई। नीचे कब्रिस्तान था, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, कई एकड़ में फैला हुआ था। चारों तरफ कब्रें थीं, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ पर हरी चादरें पड़ी थीं, कुछ बिल्कुल खाली। मैं वहीं खड़ी देखती रही। फिर जोया ने आवाज दी, कहाँ हो? नीचे आओ, सामान खोलना है। मैंने कब्रिस्तान की तरफ आखिरी नजर डाली और नीचे चली गई। जोया सिस्टर, कभी-कभी पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि कोई जगह सही नहीं है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो नज़र हमारा पीछा करने लगती है। नीचे सामान खुल रहा था, बर्तन धुल रहे थे, पर्दे लग रहे थे। दोपहर का वक्त था, करीब 5 बज रहे होंगे। अम्मी ने नीचे से आवाज़ दी, तीनों ऊपर से नीचे आ जाओ, पहले खाना खा लो, फिर बाकी काम। हम सब नीचे आ गए। अम्मी बाहर से खाना लेकर आई थीं, बिरयानी थी। हम सब ने मिलकर दस्तरख्वान बिछाया। खाना शुरू हुआ। हंसी मजाक हो रहा था। जोया कोई लतीफ़ा सुना रही थी। छोटी बहन आयशा हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। भाई साकिब बिरयानी में मुर्गी ढूंढ रहा था। बिल्कुल नॉर्मल परिवार, बिल्कुल नॉर्मल दिन। लेकिन नॉर्मल दिन कब तक नॉर्मल रहते हैं? खाने के बाद जोया बोली, चलो मेरे कमरे में, बड़ा कमरा है, पार्टी करेंगे। हम तीनों उसके कमरे में चले गए। साकिब नीचे अम्मी के पास रह गया। एलईडी पर हॉरर मूवी लगी हुई थी। जोया को हॉरर मूवी का बहुत शौक है। हम देखने लगे। डर भी रहे थे और हंस भी रहे थे। वो डर फिल्मी था, वो डर नहीं जो रगों में दौड़ जाए। थोड़ी देर बाद आयशा बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। हमने उसे छेड़ा, पढ़ाई अब रात को? वो मुस्कुराई और चली गई। हम मूवी देखते रहे। करीब 25 मिनट गुजरे होंगे। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। आयशा दौड़ती हुई अंदर आई। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें फैली हुई थीं, सांस तेज थी। हम घबराकर उठ खड़े हुए। जोया ने पूछा, क्या हुआ? आयशा बस इतनी बोली,
कुछ है। हम हंसकर कहा, क्या है, जिन है क्या? लेकिन वो नहीं हंसी। उसकी आंखें कहीं और थीं। वो बस इतनी बोली, चलो मेरे साथ। हम उसके पीछे पीछे गए। उसका कमरा ऊपर था, वही कमरा जिसकी खिड़की से कब्रिस्तान दिखता था। कमरे में जाकर देखा तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई चीज हिली हुई नहीं थी, कोई साया नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन आयशा ने हमें खिड़की के पास ले जाकर कहा, यहाँ खड़े होकर देखो। हमने देखा, कब्रिस्तान फैला हुआ था। अंधेरा गहरा हो रहा था। दूर तक कब्रें थीं। कुछ पर चिराग जल रहे थे। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। पेड़ बिल्कुल खामोश थे। आयशा बोली, कोई रो रहा था। जोया ने कहा, ये कब्रिस्तान है, लोग रोते ही हैं। तुम बहुत सोच रही हो। आयशा ने सिर हिलाया, नहीं, ये बिल्कुल पास था, जैसे कमरे में ही कोई रो रहा हो। हमने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। जोया ने उसे छेड़ा, शायद कोई जिन तुमसे प्यार करता है। हम हंस दिए। आयशा खामोश रही। वो खामोशी, काश हम उस खामोशी को पढ़ पाते। रात गुजर गई। सुबह नाश्ते पर बैठे थे। हम कल रात की बात अम्मी को बता रहे थे और हंस रहे थे। साकिब ने कहा, इसे अटेंशन चाहिए, डरा रही है सबको। हम सब हंस दिए। लेकिन आयशा खामोश थी। वो खामोशी साधारण नहीं थी, वो भारी थी, जैसे कोई बात कहना चाहे और कह ना सके। मैं उसके पास गई, पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखकर चल दी। मैं उसके पीछे हो ली। वो दोबारा उसी खिड़की के पास खड़ी थी। ऊपर वाली खिड़की, कब्रिस्तान वाली खिड़की। उसकी निगाहें एक खास कब्र पर जमी हुई थीं। वो कब्र बाकियों से हटकर थी। उस पर हरा कपड़ा पड़ा था। पास में एक छोटा सा पेड़ था। आयशा ने धीरे से मेरे कान में कहा, वो देखो। मैंने पूछा, क्या? वो दोबारा बोली, वो देखो। मैंने ध्यान से देखा। कुछ नहीं था, बस कब्रें, बस खामोशी, बस अंधेरा जो दिन में भी छाया रहता था। मैं झुंझलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? पेपर आने वाले हैं, फोकस करो। मैं वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते मुझे पहली बार लगा कि आयशा सिर्फ डर नहीं रही थी, वो सच में कुछ देख रही थी, कुछ ऐसा जो हम नहीं देख पा रहे थे। उस दिन के बाद आयशा बदलने लगी। वो हर वक्त उसी खिड़की के पास खड़ी रहती। कभी हल्के से सिर हिलाती, कभी जैसे किसी की बातें सुन रही हो, कभी होंठ हिलाती जैसे जवाब दे रही हो। हमने उसे बहुत समझाया, आयशा, यहाँ से हटो, तुम पागल हो जाओगी। लेकिन वो सुनती ही नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम वहां क्या देखती हो? उसने जवाब दिया, वो मुझे देख रहा है। मैंने पूछा, कौन? वो खामोश हो गई। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक साधारण नहीं थी, वो किसी और की थी। हमने अब्बू को बताया। अब्बू पहले तो हंसे, लेकिन फिर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, कुरान ख्वानी करवाते हैं, शायद नजर लग गई है। रिश्तेदार बुलाए गए, घर में कुरान ख्वानी शुरू हुई। अम्मी रो रही थीं, अब्बू खामोश थे, हम बहनें दुआएं मांग रही थीं। कुरान की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन अचानक ऊपर वाले कमरे से एक चीख आई। वो किसी इंसान की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो, जैसे कोई जख्मी हो और उसकी जान निकल रही हो। हम सब दौड़कर ऊपर गए। आयशा कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके हाथ में कैंची थी। उसने अपने बाल काट लिए थे। बाल फर्श पर बिखरे हुए थे। वो चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी। अब्बू आगे बढ़े। आयशा ने उन्हें धक्का दिया और फिर एक आवाज आई, दोहरी आवाज, ये तुमने क्या किया? ये आवाज आयशा की नहीं थी, वो किसी बूढ़े आदमी की थी, किसी गुस्से से भरे हुए आदमी की। फिर वो बेहोश होकर गिर गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। रिश्तेदारों के चेहरों पर खौफ था। किसी ने कहा, शायद हिस्टीरिया है। किसी ने नजरें चुरा लीं। किसी ने धीरे से कहा, नया घर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन हम जानते थे ये नॉर्मल नहीं था। हमने आयशा को बिस्तर पर लिटाया। वो बेहोश थी। उसके बाल कटे हुए थे, चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से सोई ना हो। अब्बू ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया। वो किसी मौलाना साहब को जानते थे। अम्मी रो रही थी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। मौलाना साहब ने फोन पर बात सुनी और कहा, मैं 2 दिन बाद आ सकता हूँ। अभी तुम सब इससे दूर रहो, कोई इससे बात ना करे। 2 दिन, वो 2 दिन हम कभी नहीं भूल सकते। आयशा कभी अचानक उठकर बैठ जाती, कभी छत को घूरती रहती, कभी खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती। और जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे कोई और मुस्कुरा रहा है। एक रात मैंने उसके कमरे के बाहर से आवाज सुनी। वो बिल्कुल पास थी, जैसे कोई कानाभुस्सी कर रहा हो। मैंने कान लगाए, शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन लहजा समझ आ रहा था।
वो लहजा प्यार भरा था। मैंने दरवाज़ा खोला। आयशा खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी रात थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वो मुझे ले जाएगा। मैं वहीं जम गई। पूछा कौन? वो मुस्कुराई, मेरा आशिक। उस रात मैं नहीं सो पाई। 2 दिन बाद दोपहर के करीब दरवाजे की घंटी बजी। मौलाना साहब आ गए थे। दरमियानी उम्र, खामोश तबीयत, आंखों में अजीब सी सीरियसनेस। वो घर में दाखिल हुए और अचानक रुक गए। कुछ सेकंड बस दीवारों को देखते रहे, जैसे कुछ सुन रहे हों। फिर उन्होंने कहा, अपने बेटे को यहाँ से भेज दो। घर में खामोशी छा गई। अब्बू ने बिना सवाल किए साकिब को दोस्त के घर भेज दिया। अब घर में हम 3 बहनें थीं, अम्मी और अब्बू। मौलाना साहब ने सीधे मुझसे पूछा, खिड़की कहाँ है? मैं चौंक गई। बोली, आपको कैसे पता? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उन्हें ऊपर ले गई। वही खिड़की, वही कब्रिस्तान, वही कब्र जिसे आयशा घूरती रहती थी। मौलाना साहब काफी देर खामोश खड़े रहे। फिर धीरे से बोले, ये कब्र नई नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो पुरसुकून नहीं है। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। फिर उन्होंने वो जुमला कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारी बेटी पर जिन का साया नहीं, वो इसका आशिक हो गया है। अम्मी के मुंह से चीख निकल गई। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। मैं सकपका गई। मौलाना साहब आयशा के कमरे में दाखिल हुए। वो बिस्तर पर बैठी थी। जैसे ही मौलाना साहब अंदर आए, उसने सिर उठाया। उसकी आंखें आम नहीं थीं। मौलाना साहब ने पढ़ना शुरू किया। अचानक आयशा जोर से चिल्लाई, चला जा। ये आवाज़ दोहरी थी, एक उसकी और एक भारी मर्दाना। मौलाना साहब ने आवाज़ बुलंद की, छोड़ दे इस लड़की का पीछा। अचानक बिना किसी वार्निंग के आयशा उठी और अब्बू की तरफ लपकी और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब्बू पीछे लड़खड़ा गए। हम सब जम गए। वो हमारी बहन नहीं लग रही थी। मौलाना साहब ने सख्त लहजे में कहा, सब बाहर चले जाओ। अम्मी रो रही थी। अब्बू ने पकड़कर बाहर ले गए। मैं और जोया भी बाहर आ गए। दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। चीखें, कभी रोना, कभी हंसी, कभी लगता जैसे कोई दीवार पर मार रहा है। वो आधा घंटा शायद सबसे लंबा था। फिर दरवाज़ा खुला। मौलाना साहब बाहर आए। चेहरा बहुत सीरियस था। उन्होंने कहा, 2 दिन तक इससे बात नहीं करनी। जो मांगे दे देना, जवाब नहीं देना। वो तुम लोगों को गुस्सा दिलाएगा। ये जिन बहुत ताकतवर है। हमने हिदायत पर अमल किया। आयशा कभी हंसती, कभी रो देते, कभी खाने के लिए कहती और पूरा बर्तन खाली कर देती। वो आम इंसान से कई गुना ज्यादा खा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं खा रही थी। हम जवाब नहीं देते थे। एक बार उसने कहा, मुझे तुम सब की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो तुम्हें ले जाएगा। हमने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मौलाना साहब दोबारा आए। उन्होंने अब्बू से कहा, जब तक दम मुकम्मल नहीं निकल जाता, इसे बांधना होगा। ये सुनकर अम्मी टूट गईं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। हमने उसे बांधा। वो चिल्ला रही थी, ऐसी जबान में बोल रही थी जो हमने कभी नहीं सुनी। मौलाना साहब मुसलसल पढ़ रहे थे। कमरे का तापमान अजीब हो गया, कभी लगता बहुत गर्म, कभी बहुत ठंडा। फिर मौलाना साहब ने उसके बाल पकड़कर उसे सीधा किया और उसके गले में तावीज़ डाल दिया। जैसे ही तावीज़ उसके जिस्म को लगा, उसने ऐसी चीखें मारीं कि मेरा दिल कांप गया। फिर वो बेहोश हो गई। कमरा अचानक खामोश हो गया। मौलाना साहब ने उसके बाजू पर धागा बांधा और चले गए। वो बेहोश थी, आंखें बंद, सांस चल रही थी, मगर जिस्म बिल्कुल साकिन। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन वो सुकून ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान गुजरने के बाद हवा रुक जाती है। मौलाना साहब कुछ कहे बिना चले गए। घर से बाहर जाकर अब्बू को फ़ोन किया। बोले, मैं कल आऊँगा, अभी इसको होश नहीं आएगा, इसके कमरे के पास न जाना। हम सब नीचे बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अम्मी की आंखें सूख चुकी थीं। अब्बू मुसलसल तस्बीह पढ़ रहे थे। ऊपर उस कमरे में हमारी बहन पड़ी थी, वही बहन जो कुछ दिन पहले हंसी मजाक करती थी। मौलाना साहब दोबारा आए। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, उसके सर पर हाथ रखा। फिर अब्बू से कहा, जिस्म से निकल गया, लेकिन मुकम्मल कमज़ोर नहीं हुआ। वो वापस आने की कोशिश करेगा। आप नॉर्मल रवैया रखें, डर जाहिर न करें। ये जुमला मेरे जहन में आज तक गूंजता है। वापस आने की कोशिश करेगा? क्या सच में कोई चीज इतनी आसानी से चली जाती है? कुछ घंटे बाद आयशा खुद उठकर मेरे पास आई। उसकी आवाज आम थी। मुझे भूख लग रही है और मुझे नहाना है। मैंने उसे गौर से देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन वो वही लग रही थी। मैंने कहा, मैं खाना बना देती हूँ, तुम नहा लो। वो बाथरूम में चली गई। पानी की आवाज आ रही थी। मुझे डर था कि कहीं वो अंदर से चीख न मारे।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बाहर आई, बाल गीले थे, चेहरा साफ था। उसने पूछा, खाना बन गया? मैंने कहा, हाँ, खा लो। वो बैठकर खाने लगी, लेकिन खाते हुए उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है। मैंने पूछा, ठीक हो? वो मुस्कुराई। हाँ। वो मुस्कुराहट नॉर्मल थी, लेकिन उसके हाथों का वो कांपना कई हफ्तों तक नहीं रुका। जोया सिस्टर, कभी कभी शरीर वो राज रख लेता है जो रूह भूल चुकी होती है। वक्त गुजरने लगा। आयशा पहले से ज्यादा अम्मी का ख्याल रखती, अब्बू के लिए चाय बनाती, मेरी और जोया के लिए खाना तैयार करती, जैसे वो कोई कमी पूरी करना चाहती हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें कुछ याद है? वो कुछ सेकंड खामोश रही, फिर बोली, मुझे बस याद है कोई मुझे देख रहा था। मैंने और कुछ नहीं पूछा। खिड़की का पर्दा हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हमने कभी दोबारा उस कब्र की तरफ नहीं देखा। कभी कभी रात को वो अचानक जाग जाती। मैं पूछती, क्या हुआ? वो कहती, कुछ नहीं, बस ख्वाब था। लेकिन वो ख्वाब कभी बताती नहीं थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई। हम उस वाक़े को माजी समझने लगे थे। आयशा बिल्कुल ठीक लगती थी। पढ़ाई में मन लगा, दोस्तों से मिलना जुलना, सब कुछ पहले जैसा। फिर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गई। कोई लंबी बीमारी नहीं थी, बस 3 दिन का बुखार। 3 दिन में ही वो हमें छोड़कर चली गई। डॉक्टर ने वजह बताई, दिल का दौरा। रिश्तेदारों ने तसल्ली दी, अल्लाह की मर्जी। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल आज तक जिंदा है। क्या वो सच में मुकम्मल ठीक हो गई थी, या कुछ उसके साथ रह गया था? वो कांपते हाथ, वो रातों का जागना, वो ख्वाब जो उसने कभी नहीं बताए। कभी कभी जिस्म तो बच जाता है, लेकिन रूह कहीं पीछे रह जाती है। वो घर आज भी हमारा है, लेकिन वो हंसी, वो शोर, वो 3 बहनों की आवाजें सब खामोश हो चुकी हैं। जोया की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। मैं और अम्मी अब्बू उसी घर में रहते हैं। साकिब बाहर पढ़ता है। अम्मी आज भी कभी कभार उस कमरे के सामने खड़ी रहती है। मैं जानती हूँ वो क्या सोच रही हैं। वो सोच रही हैं कि काश हमने उस दिन आयशा की बात सुन ली होती। काश हमने उस आवाज को मजाक न समझा होता। मुर्दे तो चुप होते हैं, लेकिन उनकी खामोशियां भी बोलती हैं। शायद जो होना था वो होकर ही रहता है। आज मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो बाहर अंधेरा है, खिड़की का पर्दा बंद है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई इस पर्दे के पीछे खड़ा है, कोई जो देख रहा है, कोई जो सुन रहा है। मैंने उस कमरे में दोबारा कदम नहीं रखा। वो कमरा आज भी बंद है। उसकी चाबी मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी वो चाबी इस्तेमाल नहीं की। शायद इसी में अक्लमंदी है, क्योंकि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते। जोया सिस्टर, मेरी ये कहानी है, बाकी आप समझदार हैं। अगर आपको लगे कि मेरी स्टोरी आपके चैनल पर शेयर करने के काबिल है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खतीजा, लाहौर।